हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है और कुछ ऐसी भी फीमेल्स हैं जो कंफ्यूज हैं अबाउट बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन और बीइंग अ ट्विन फ्लेम, बट वो बस सुन रहे हैं, तो ये उनके लिए भी गाइडेंस है। तो अब गाइडेंस क्या है कि जैसे आपने मेरी स्टोरी सुनी है कि मैं जब घर से बाहर आकर रहने का डिसीजन लेती हूँ कि मैं अकेले रहूँगी, मेरे पास रीज़न था कि मुझे शादी नहीं करनी थी और कोई इशू नहीं था। तो जब मैं अकेले आकर बाहर रहना शुरू करती हूँ तो जो इनिशियल 27 दिन थे, 25 से 27 दिन थे, वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे, बैक टू बैक। मतलब डरावनी चीज़ें मेरे साथ होने लगी है इंसानों के थ्रू ही। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल था फीमेल्स का, यंग फीमेल एंड जो ओल्ड लेडीज थी। फिर जैसे ही मैं घर से बाहर आती हूँ तो विद इन सेम मंथ, एंड ऑफ मंथ में मेरी जो जॉब लगती है वो सेम उस प्लेस पे लगती है जहाँ पर ये कार्मिक ट्विन फ्लेम से मैं मिलती हूँ। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले जब मैं मेरी ट्रेनिंग टाइम चल रहा था, तो अभी तक मैं शिफ्ट नहीं हुई थी उसके एरिया में। तो जो मुझे सबसे पहले ओनर मिले थे यहाँ पर, तो ये एक कपल था जो कि 60s में था, 60 साल के थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। इनकी एक डॉटर थी जो कि मैरिड थी, तो कभी कभी वो आती जाती रहती थी। अब होता क्या है कि जब मैंने घर लिया है जो कि रेंट पर लिया, और ये बहुत अच्छी सोसाइटी थी, तो यहाँ पर इसने जब घर दिया है तब तो उसने नहीं बोला, आई वॉज लाइक कि मैं घर में खाना बनाऊंगी एंड दैट आई विल बी ईटिंग। सो जब मैं शिफ्ट कर जाती हूँ तो ये बोलती है कि तुम ना घर में खाना मत बनाना, नहीं तो जो गैस वैस जलती है ना उससे घर काला हो जाएगा। मैंने कहा यार, ये पहली बार सुन रही थी मैं कोई गाँव के चूल्हे चला रही थी जो नॉर्मल गैस चूल्हा होता है वही मैं यूज़ कर रही थी। तो ये एक्चुअली में शिट लोग थे, जिसको कहते हैं ना बुरे लोग। तो अब क्या होता है कि जब इसने मना कर दिया तो मैं कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती थी। तो फिर वो कहते कि तुम खाना बनाना मत घर के अंदर, तुम ये टिफ़िन सर्विसेज लगा लो, हम नंबर देते हैं। तो उसने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं मेरे पास ना। एंड अब मैं अपना जब ऑनलाइन पता करने लगी टिफ़िन सर्विसेज का, तो इसने बोला नहीं, तुम किसी और से नहीं मंगा सकते हो, जो नंबर हम देंगे उसी से तुम्हें मंगाना पड़ेगा। मतलब पड़ेगा वाला सीन हो गया। तो जैसा कि मैं एक पर्टिकुलर जर्नी पे थी, सारे बुरे लोग ही मिलने थे, क्योंकि मेरी जर्नी ऑब्जर्वेशन की थी। जो डिवाइन ने कहा था कि इस तरह के इंसान होते हैं, और जो मुझे चेंजेस करने के लिए कहे जा रहे थे जो मैं नहीं कर रही थी, मुझे एविडेंस चाहिए थे, तो इसलिए मैं इस जर्नी पर जाती हूँ। तो जब इसने मना कर दिया तो फिर मैं उस टिफ़िन सर्विसेज को लेती थी, जो खाना ठीक ठाक आता था, बट कई बार नहीं होता था ठीक ठाक। तो इनके ना और भी बहुत ड्रामे होते थे। जैसे मेरी रोटेशनल शिफ्ट्स होती थी, अब ट्रेनिंग टाइम था, तब भी वहाँ पर कई बार हमें दूसरी शिफ्ट में बुलाते थे। तो कई बार ये डोर खोलने में बहुत टाइम लगाती थी, कई बार मुझे कई घंटों बाहर वेट करना पड़ता था कि हम घर पर नहीं हैं तो तुम वेट करो, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब क्या होता है कि फिर मैं यहाँ पर 1 महीने रहती हूँ, 1 महीने के बाद फिर मैं यहाँ से शिफ्ट करने का डिसाइड करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ना सामान में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा दूर था कि अगर मुझे कोई भी बेसिक सामान चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मुझे आदत नहीं थी, मुझे तो हर सामान बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता था जब तक मैं घर पर होती थी। तो मैं अपने कज़न से बात कर रही थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू हमारे एरिया में शिफ्ट कर जा, ये बहुत अच्छा एरिया है और सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। और सेफ्टी मेरा कंसर्न था, तो ये भी हमेशा मैं ध्यान रखती थी जब मैं घर से बाहर आती हूँ। तो मुझे था कि मैं एरिया इस हिसाब से सेलेक्ट करूँगी जो ठीक ठाक लोकेलिटी होना चाहिए। सो मेरे कज़न के जो फादर हैं वो आर्मी में जॉब करते थे, और ये पूरी फैमिली के साथ में रहता था। तो ये मुझे बोलने लगा कि यहाँ पे ना 24/7 चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं, और चलता हुआ एरिया है, कभी भी आपको ये बंद नहीं मिलेगा, एंड हर सर्विस ईजिली अवेलेबल थी। तो जब मैं घर वहाँ पर देखने जाती हूँ तो मुझे एरिया एक्चुअली में समझ में आता है। तो वो रिलेटिव थे, तो मैं वहाँ पर जाकर रुकती हूँ कि मुझे इवनिंग का टाइम देखना था, जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है कि ऐसे ही बोल रहा है। तो मुझे एरिया समझ में आता है, और मैं फिर शिफ्ट करती हूँ जहाँ पर मुझे मेरा एरिया शिफ्ट करने की वजह से मुझे दूसरी कैब भी शिफ्ट होनी थी मेरी। तब जाकर मुझे मेरा उस कार्मिक ट्विन फ्लेम से जब भी वहाँ पर इंटरेक्शन होता है। जब मैं पहली बार मिली हूँ तो मैंने इसका नाम नहीं पूछा, ना इसने मेरा पूछा, वो मैं स्टोरी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो बाद में पता चलता है कि ये उसी एरिया में रहता है जिस एरिया में मैं शिफ्ट कर रही थी। तो इनिशियल जो 27 डेज थे उसमें बैक टू बैक कई सारे हॉरिबल इवेंट्स मेरे साथ हुए, जो मैंने अभी तक शेयर नहीं करे आप लोगों से। लेकिन जब मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट कर जाती हूँ तब ये होता है, आई थिंक दूसरा ओनर था, हाँ दूसरी ओनर थी। तो ये काफ़ी फ्लोर्स पर बना हुआ था, और मैं अगेन टॉप फ्लोर पे थी। और ऐसे इस तरह के घर में मैं पहली बार रह रही थी कि एक फ्लोर पर 2-3 फ्लैट्स बने हुए हैं, जो कि मेरी समझ के बिल्कुल बाहर होते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। तो ये तीनों फैमिलीज थी जो रह रही थी, और मैं अकेली सिंगल रह रही थी। तो इसमें एक पर्सन था जो अगेन मैरिड था, फैमिली थी, उसके 3 से 4 बच्चे थे, और ये नेवी में जॉब करता था।
ही वॉज अराउंड 40 में था, ये 35-40 में रहा होगा, एंड आई वॉज 20 ईयर्स जब मैं घर से बाहर आती हूँ। तो अब मैं एक दिन ऐसे ही कॉल पे बात कर रही थी और मैं शायद अपने कज़न से ही बात कर रही थी, तो मैंने देखा कि अंकल जी मेरी विंडो से झांक रहे थे। एक होता है झांक के निकल जाना, तो ही वॉज कॉन्टिन्यूसली कि देखना। तो मैंने, जब मैं फ़ोन पे थी, तो जब अचानक से मेरा ध्यान जाता है तो मैंने देखा कि अंकल झांक रहे हैं। अच्छा, अब मैं फिर बाहर निकल कर आती हूँ तो मैंने देखा अंकल खड़े थे एंड अंकल वाज ट्राइंग टू टॉक। तो मैंने देखा इसकी शक्ल गंदी है, ये कैरेक्टरलेस इंसान है, वो शक्ल से ही पता होता है और मुझे पता होता है लोगों का ना, तो मैं तब बता रही हूँ। तो ओके, अभी थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो गई और मेरा शायद दूसरा तीसरा दिन ही था अभी वहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। तो वही अब क्या होता है कि ये बात मैंने अपने कज़न को बता दी, क्योंकि मैं ना, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी बहुत अजीब थी कि सेम फ्लोर पे 3-4 फैमिलीज रह रही है, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती ऐसी प्रॉपर्टी में। बट अब तो शिफ्ट कर लिया था जब लिया था मैंने। और अब क्या होता है कि तो जब मैंने कज़न को बताया ना, तो मेरा कज़न वैसे तो वो बहुत गुस्से वाला था, एंड देन वो आता है मिलने। और तो इन्हीं अंकल से वो स्पेशली बात करता है। वो आता है उस दिन जिस दिन उसकी छुट्टी थी नेवी वाले की, तो अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो ये उस एरिया के ना काफ़ी जाने माने लोग थे, नोन थे, और ये वहाँ पर चाइल्डहुड से रहता था, मेरी एज का था, 1 आध साल शायद बड़ा ही था मुझसे। तो और पावरफुल लोग थे, डिफेंस वाले ही थे ये भी, एंड पूरा एरिया इन्हें जानता था। तो वो बड़े प्यार से हाय हेलो करके जाता है और बता के जाता है लड़की को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम हैं यहाँ पर। तो उसको अंकल को भी पता था इनके बारे में, तो अंकल फिर वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट देन एक इंसान की गंदी नज़रें होती है ना, तो वो तो समझ में आती है कि हाँ वो बोलेगा नहीं लेकिन घूरे जा रहा है। तो फिर इस प्रॉपर्टी में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहती हूँ, आई थिंक 2 से 3 महीने मैं रही जैसे जैसे करके, फिर मैं दोबारा से शिफ्ट करती हूँ। तो इसके बाद जो मैंने प्रॉपर्टी शिफ्ट करी है वो अगेन सेम फ्लोर पर आमने सामने मेरे मतलब 2 रूम बने हुए थे, जिसमें एक रूम जो था वो बड़ा था काफ़ी, उनके ओनर्स का था, जिसमें ओनर्स खुद रहते थे फैमिली के साथ में, और सेम फ्लोर पर मेरा रूम था, लेकिन ये बहुत सेपरेट था और काफ़ी बड़ा था। तो ये ओनर्स काफ़ी अच्छे थे बिहेवियर में, नेचर में, कैरेक्टर में। अब ये अच्छे से ट्रीट करते थे, सब कुछ ठीक था। एंड कई बार मुझे, जैसे मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, तो अंकल जी जो होते थे कि वो बेटा चाय बना के वो चाय ले आते थे, एंड ही वाज लाइक खड़े चम्मच की चाय पीने वाले। तो मैंने एक दिन पी, मैं कैसे मना करूँ ना, मुझसे बड़े हैं, वो लेकर आए हैं चाय पी लो कोई बात नहीं। एंड मैंने एक दिन पी एंड अगले दिन अंकल फिर चाय लेकर आ गए। मैंने कहा ये कोई अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा यार मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल जी मैं ना चाय पीनी बंद कर दिया। मैंने डायरेक्टली मना ना करके इनको ऐसे बोल देते, मैंने बंद कर दी चाय पीनी। तो अब ये जो अंकल जी थे ना, ये बहुत अच्छे थे, मतलब एक्चुअली में जिसे अच्छे कैरेक्टर का इंसान कहते हैं, और वो एक्चुअली में बच्चों की तरह ट्रीट करना, कि एक फीमेल डॉटर को किस तरह से ट्रीट करते हैं रिस्पेक्ट के साथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन इनके यहाँ पर ना कुछ लोग आने जाने वाले लोग ऐसे थे, जो इनका आई थिंक कोई बड़ा भाई था, रिलेटिव था, जो कभी कभी आता था 2-4-6 महीने में, तो वो गंदा था। एंड एक बार क्या होता है, शायद इनके अंकल के ना बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो अब ये अंकल जी पीछे से आते हैं कि घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी सेम फ्लोर पे, मैं तो अपना आई थिंक छुट्टी रही होगी, मैं ऑफिस से आई हूँ। तो वो डोर को नॉक करता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो कि ओपन करके, जैसे 2 दरवाजे होते हैं ना, वो नहीं था। तो मैंने पहले पूछा कि कौन, एंड मुझे पता था कि अंकल आंटी घर पर नहीं है और मुझसे कोई काम भी किसी को पड़ेगा नहीं। तो ये आके मेरा डोर नॉक करता है, कहता है कि हमें ना जल छिड़कना है, कोई पूजा का जल लेकर आए हैं। तो मैंने कहा आप अंकल आंटी के रूम में छिड़क दो, बाकी उनको दे देना, जब आएंगे तब वो कर देंगे। कहते नहीं मैं करके जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रूड होना पड़ता है। तो ये क्या था कि मैं क्यों शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, इसके पीछे ना कोई रीज़न है। तो ये कुछ टाइम तो गया यहाँ पर, आई थिंक मैं 3 साल रहती हूँ इस प्रॉपर्टी में ना, जो अच्छा टाइम स्पेंड मेरा होता है, और बहुत स्पेशियस प्रॉपर्टी थी, सब कुछ ठीक था। एंड देन जो भी रीज़न बाद में बनता है, फिर मैं शिफ्ट करती हूँ। तो अंकल के ही भाई का दूसरा घर था जहाँ पर मैं शिफ्ट करती हूँ सेम एरिया में। तो सब कुछ ठीक था, ये भी अंकल बहुत अच्छे थे। तो 1-2 ओनर्स मुझे बुरे मिले, जिसमें एक फ़ीमेल थी, 2 फीमेल थी और एक ये ओनर था। अच्छा, जब मैं बाद में 2019 में जब मैं इमीडिएट नेबर बनती हूँ ना इस कार्मिक ट्विन फ्लेम की, तो ये जो ओनर साहब, जैसे ये प्रॉपर्टी थी, ये टॉप फ्लोर पे लिया था मैंने, और ये बहुत स्पेशियस होने के साथ साथ में ग्रीनरी थी, ओपन स्पेस था, जिसकी वजह से मैंने इस प्रॉपर्टी को लिया था। और इसका रेंट भी मेरे बजट के बाहर था, जिसको मैं एक्स्ट्रा पे करती हूँ। सिर्फ ये था कि मैं मेंटली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, वो जो भी इवेंट हो गया था मेरी फ्रेंड वाला। तो अब इस ओनर का क्या था कि इसकी अपनी 2 डॉटर थी, 1 बेटा था। तो ही वाज लाइक आप तो मेरे बच्चे जैसे हो, मेरे बेटे हो, एंड ऑल करके, तो कभी कभी आ जाया करो। अच्छा कोई बात नहीं। अभी मैंने शिफ्ट ही किया था, तो एक दिन 2-4 दिन होते हैं, तो अंकल जी आते हैं, 5:30 या 6 बजे का टाइम था कि डोर नॉक करते हैं, खोलना जरा, शायद मोटर देखनी है मुझे करके, मोटर में कुछ आपने ऑन कर रखी होगी, पानी नहीं जा रहा है समथिंग करके। तो मैंने कहा मेरी मोटर सेपरेट है और यहाँ पे मोटर अभी चल नहीं रही है। कहते नहीं चेक तो करो, हो सकता है आपने गलती से चला दिया हो। मैंने कहा गलती से चेक करने का क्या मतलब है, मैं कोई सो रही हूँ, मैं जगी हुई हूँ ना।
और मेरा रूम है तो मुझे पता नहीं ऑन है जब नहीं करी है। तो ही वॉज लाइक कि वो बंदा कोई नीयत का ठीक नहीं था, ओनर था मैस्कुलिन, और अगेन 50s में। तो मैं इसने बोला नहीं आप डोर ओपन करो मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा अंकल जी मैंने बता तो दिया, तो मुझे यहाँ पर फिर रूड होना पड़ता है, तो फिर वो वहाँ से जाता है। तो अंकल जी एक्चुअली में नियत के अच्छे नहीं थे, इतना तो मुझे समझ में आता है, बट मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी ना उस टाइम पे कि जो मेरी फ्रेंड वाला इवेंट हुआ था कि मुझे कुछ होश नहीं था, बस जैसे जैसे चल रही थी चीज़ें। तो अब क्या, और ये तो डिवाइन का प्लान था जो मुझे बाद में शौक मिलता है कि मैं इमीडिएट नेबर बन जाती हूँ कार्मिक ट्विन फ्लेम की। तो अभी अंकल जी फिर आते हैं 2-4 दिन के बाद ना, कुछ रेंट के लिए बताना था ये है वो करके। तो मैंने कहा अंकल आपको आने की ज़रूरत तो है ही नहीं यहाँ पर, मैं रेंट तो ऑनलाइन पे करूँगी, पहले भी बता दिया था मैंने तो आपको ना यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको तब भी बताया था कि मेरे स्पेस में किसी का भी मुझे एक्सेस नहीं चलेगा, और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये बात मैंने एक्चुअली मुझसे क्लियर करी थी। क्यों? क्योंकि जैसा कि जनरली ना क्वेश्चन होता है कि आप सिंगल फीमेल हो, अनमैरिड हो, और आपके लड़के फ्रेंड्स नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो नाइट स्टे नहीं करेंगे। ये बड़े बेसिक सवाल होते हैं हर ओनर के, जो कि होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ना इस ओनर को तभी बोला था, मैंने अंकल ऐसा है कि यहाँ पे कोई मैस्कुलिन फ्रेंड तो कभी नहीं आएगा और कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं आएगी यहाँ पर, इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। जब मैं प्रॉपर्टी फाइनल कर रही थी तो मैंने तब भी इसको बोला था मुझे ना एक्सेस नहीं चाहिए किसी का भी ना, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहने की आदत है, तो मुझे ये चलेगा नहीं किसी का भी आना जाना। तो इसको समझा दिया था मैंने। एंड देन उसके बाद भी तो मैंने तब इसको रिपीट कराया कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे यहाँ पे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरा अपना टाइम होता है, तो उसमें नहीं चलेगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर सेकंड टाइम मुझे रूड होना पड़ता है कि आपको यहाँ पे ना आने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रॉपर्टी टॉप फ्लोर पे थी, बहुत स्पेशियस थी, 100 गज से ऊपर का इसमें स्पेस था, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। तो ही वॉज लाइक कि कभी किसी बहाने से आना, कभी किसी बहाने से आना। एंड अगर मैं कुछ बताने चली गई हूँ, कोई काम रहा होगा या कोई कुछ भी रहा होगा, कई बार मेरा कुरियर आता था, मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये इनको रिसीव करने के लिए बोल देती थी मैं, अच्छा बेटा जी बैठ जाओ करके। अच्छा, अब देन उसके बाद में तो ये बंदा एक्चुअली में ठीक नहीं था, बट देन अब तो घर मैंने ले लिया, और जो टाइम था जो डिवाइन का डिसाइड किया हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक ट्विन फ्लेम, जो भी चीज़ें वहाँ पर रिवील होनी थी। तो जब मैं घर से आने से पहले डिसाइड करती हूँ, तो मैं अपनी बाउंड्रीज़ को, जो पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ थी कि जब मैं अकेले रहूँगी तो मेरी लाइफ में क्या चीज़ें मैं अलाउ करूँगी और क्या चीज़ें मैं अलाउ नहीं करूँगी। जैसे कि मेरे घर पे किसी भी मैस्कुलिन फ्रेंड का एक्सेस नहीं होगा, मेल फ्रेंड्स मेरे घर पे कभी भी नहीं आएंगे, फिर चाहे वो कितने अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो। अब ये मैंने क्यों बाउंड्री सेट करी, क्योंकि जॉब तो मैं उससे पहले से कर रही थी। जब मैं अपने घर पर रह के जॉब करती थी, तो जो वहाँ पर लड़के लड़कियाँ होते थे जो बाहर से आकर जॉब कर रहे थे उस सिटी में, तो उनके यहाँ पे होता था कि ये फ्लैट्स में रह रहे हैं, इनके घर पे कभी कोई पार्टी कर रहा है, कभी कोई पार्टी कर रहा है, तो कभी लड़कों के घर पे लड़कियाँ जा रही हैं, कभी लड़कियों के घर पे लड़के आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने लिए एक बाउंड्री सेट करी थी कि मेरे घर पे कभी भी किसी मैस्कुलिन फ्रेंड का आना जाना नहीं होगा। अब उसके बाद में दूसरी जो मैंने बाउंड्री सेट करी है कि फीमेल फ्रेंड्स में भी मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस चलती नहीं है। और अभी तो मैं पहली बार रहने वाली थी अकेले, और ये बड़ा अमेजिंग टाइम था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो फीमेल फ्रेंड्स में भी अगर कोई आई है तो एक आध दिन के लिए आएगी, वो 2-4-6 महीने में। 24 घंटे से ज़्यादा आप मेरे घर पर रुक नहीं सकते, मेरे स्पिरिट्स गाइड्स मुझे अलाउ ही नहीं करते। तब मैं किसी को बोलती नहीं थी, बट देन समहाउ मेरे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता था उसको भेजने के लिए। तो जब मैंने इस कज़न के एरिया में शिफ्ट करा है, और जब ये अंकल जी का ड्रामा शुरू होता है, हु वाज डर्टी पर्सन, नेवी का बंदा था, तो अब इसको आना था। अब मुझे था यार मैं जिस फ्लोर पे रह रही हूँ वहाँ पे 3 फैमिलीज़ हैं, कोई देखेगा तो मैं अकेली लड़की हूँ, सिंगल हूँ, यंग हूँ, और वो जो कज़न है वो भी मेरी एज का है, 1 आध साल बड़ा है। तो कोई कुछ भी बोलेगा, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं किसी को जाके क्यों एक्सप्लेनेशन दूंगी कि वो मेरा भाई है तो मुझे था कि भाई मुझे किसी को घर पे बुलाना ही नहीं है। मैंने कहा अगर तू आएगा भी तो पूरी फैमिली के साथ आएगा, जब भी आएगा तो हमारी जो उसकी मम्मी थी, मैंने उनका आना ज़रूरी है, नहीं तो तू ऐसे नहीं आएगा। तो एक ही बार वो आता है जब उन अंकल जी को इंट्रोडक्शन देने कि मैं ये हूँ और ये मेरी सिस्टर है और ऐसा ऐसा ध्यान रखना है। तो उसके बाद कभी इशू होता नहीं, बट मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पर रहती नहीं हूँ। दूसरा जो मैंने डिसीजन लिया था, इतना बड़ा डिसीजन कि अब मैं घर से बाहर जाके अकेले रहूँगी, अकेले मुझे मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना है, चाहे घर ढूंढना है। और जब आप मैं सेम सिटी में शिफ्ट करती हूँ तो वहाँ पर और सवाल होते थे कि आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, आपका परमानेंट घर यहाँ पर है, और आप जॉब करने के, तो जॉब करने वाला रीज़न था। एंड देन वही रीज़न मैं सबको देती थी। अब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे लिए होता था जब मैं घर से बाहर आई हूँ जॉब के लिए, कि जब मुझे अभी सोचना ही था कि अब मुझे कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करना है, कि दुनिया का ना फोकस मुझ पर बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। तो मैं इसका क्या करूँगी, तो मुझे कुछ और भी चीज़ें अपने लिए बाउंड्रीज़ को सेट करना था कि जब मैं अकेले रहना शुरू करूँगी तो मुझे किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, कोई रिश्तेदारी, कोई नेबरहुड में कनेक्शन नहीं रखने हैं।
तो अब क्या होता है, जब मैं बाहर आकर रहना शुरू करती हूँ तो ये जो आंटियाँ होती थी ना, अब मैं कभी खुद से बात नहीं करती हूँ, लोग खुद ही आके बात करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये आंटीज़ वगैरह खुद आके बात करना शुरू कर देना, उसके बाद में फिर अपने घर बुलाना, और या मेरे घर आ जाना, या फिर किसी बहाने से आना तो घर में बैठ जाना। अब आंटी को कैसे मना करोगे अंकल जी तो घर में नहीं आएंगे, लेकिन आंटी को क्या बोल के मना करोगे आप। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया है कि भाई मुझे पता है कि दुनिया का फोकस मुझ पे बहुत ज़्यादा रहता है, क्यों रहता है ये मुझे नहीं पता था। फिजिकल ब्यूटी एक डेफिनेट रीज़न था, और दूसरा ये था कि कुछ है मेरे साथ में जो मुझे नहीं समझ में आता था उस टाइम पे, कि दुनिया अननेसेसरी मुझ पे इस तरह से फोकस रहती है। और लड़कों से ना कई बार मैं लड़ लेती थी कि आप मुझे क्यों घूर रहे हैं, ऑल द टाइम यू आर स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि ये इक्वली फोकस्ड रहता है फीमेल्स का भी, जो हमसे हमारी एज की हैं, हमसे थोड़ी छोटी हैं उनका भी, और जो हमसे बहुत बड़ी एज में उनका भी, मतलब कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करते रहना। मैं सोचती ऐसा क्या दिखता है, मैं कौन सी हूर की परी हूँ जो ये मुझे हर टाइम पे घूरते रहते हैं। तो मुझे ना इससे प्रॉब्लम होती थी। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा ना कि ये आंटियाँ मुझे हमेशा घूरती रहती हैं, स्टेयर करती रहती हैं, फिर ऑफिस में वही चीज़ है कि मैं अपने काम में बिजी हूँ मुझे कोई लड़की कहीं से घूर रही है, कभी कहीं से घूर रही है। मैंने कहा यार एक आध पल के लिए आपने मुझे देखा, चलता है, समझ में आता है, यू कॉन्टिन्यूसली स्टेयरिंग एट मी। तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत चिढ़ मचती थी, गुस्सा आता था। और तो तब मैं थोड़ा शांत होती हूँ कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ लड़कों की नहीं है। तब मैं शांत हो जाती हूँ कि नहीं, यहाँ पे गलती शायद लड़कों की नहीं है। तो मुझे ये था कि मुझे ना लोगों की इंटेंशन, लोगों के नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर का पता रहता है, माइंडसेट का पता रहता है, कौन सा इंसान कैसा है। तो जब मैं अकेले रहूँगी तो जैसे दुनिया मुझ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है, और मैं फीमेल हूँ तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो मैं जब किसी से बात ही नहीं करूँगी, तो अगर कोई गलत इंसान मुझे मेरी सराउंडिंग्स में नजर आता है तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, तो प्रॉब्लम क्यों होगी ना, सीधी सी बात है। अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अब एक टैक्टिक होती है गलत लोगों की, जब वो फीमेल से इंटरेक्शन शुरू करते हैं। कैसे कि आप तो हमारे, अब जैसे जो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जो मैंने सराउंडिंग्स में देखा हुआ है और बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, कि जो गलत मैस्कुलिन्स होते हैं बड़ी एज में, हमारी एज की तो चलो बात ही अलग है, वो फ्लर्ट करेंगे एंड अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं ना काफ़ी एज में, उनका क्या है, आप तो बच्चे जैसे हो, हमारे बच्चे जैसे हो, हमारी बेटी जैसे हो, एंड देन और मेरा क्या है, मुझे तो पता होता है तो मेरा खून जलना शुरू हो जाता है वहाँ पे कि इसका मुखौटा मुझे पता है, एंड देन बट बाकी लोगों के साथ में ये चीज़ नहीं होती है, बाकी फीमेल्स के साथ में नहीं है। अगर कोई एज में बहुत बड़ा इंसान है और वो लड़की को बोल दे आप तो मेरी बेटी जैसी हो, तो बेटी को लगेगा कि एक्चुअली में अंकल जी फादर जैसे हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। तो ये था कि अकेले रहने का डिसीजन इस बेसिस पर भी लिया था कि मुझे लोगों का इन एंड आउट चेहरा पता होता है। तो जब पता है गलत इंसान है सराउंडिंग में, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, मैं उसे अपनी लाइफ का एक्सेस नहीं दूंगी, तो बात खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम होगी क्यों? तो लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और लड़कियों की लाइफ में ज़्यादातर बाउंड्रीज होती नहीं है। तो मैंने बहुत सारी बाउंड्रीज घर से निकलने से पहले ही डिसाइड करी थी कि ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अलाउ करूंगी और ये चीज़ें अलाउ नहीं करूंगी। दूसरा ये था कि मुझे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ का पता था, मुझे मेरी पावर्स का पता था, बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स का पता था कि मुझे ये फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो अलग सी चीज़ मेरे साथ होती थी, सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम होने की वजह से, ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ मेरे साथ रहती थी ना, ये एक्चुअली में लोगों की हड्डियाँ तोड़ देती थी। अगर मुझे कभी किसी ने परेशान भी करा होगा ना, तो इन चीज़ों का मुझे पता होता था कि इसकी पिटाई हो चुकी है, कौन है, क्यों है, कैसे है, मुझे नहीं पता, बट ये होता था। तो बट जो कि चीज़ें बाद में जाकर रिवील होती हैं। तो अब ये अगर भाई अगर जैसे मुझे याद है कि जब मैं घर से बाहर रहती हूँ, मैं स्विमिंग करके आ रही थी, स्विमिंग क्लास से आ रही थी, तो एक अंकल जी ने बदतमीजी करी, और मुझे पता था कि मेरा हाथ किसी पे उठना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वो अंकल की पिटाई मैं कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, एंड अंकल वॉज 35। तो आप समझ रहे हो कि मेरे साथ ना 2-3 चीज़ें जो बहुत अमेजिंग थी, कि मुझे लोगों का इन एंड आउट चेहरा पता होता है, और दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ का जो स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड था। पहले कार्मिक ट्विन फ्लेम, बट देन और बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये इतने बड़े बड़े जो डिसीजन मैंने लिए थे लाइफ के, सबसे बड़ा डिसीजन था कि अब मैं घर से बाहर जाकर अकेले रहूँगी, और मैं उस टाइम पे सिर्फ 20 ईयर्स की थी, 20 साल की थी। तो अब ये था कि मैं बहुत ध्यान से रहती हूँ कि मुझे ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, लेकिन जब मैं आकर रहना शुरू करती हूँ ना, तो अब जैसे कि बैक टू बैक ना मेरे कुछ टाइम पीरियड में डिवाइन घर चेंज करवा रहे थे, जहाँ पर मेरे कार्मिक लेसन्स थे, जैसा कि जो एक कम्युनिकेशन था कि इंसान इस तरीके के होते हैं और इंसान ऐसे ही होते हैं, तो मुझे एविडेंसेस चाहिए थे। तो इस वजह से मेरे
मेरे घर डिवाइन चेंजेस कर रहे थे। तो बस ये वही सब चीज़ें चल रही थी। तो जहाँ पर मैं जो चीज़ें देखती थी, मैं अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करती थी। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, एक आंटी जी मुझे ऐसी मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। ये एनजीओ वर्कर थी, लेकिन इनका ये था ना कि कैसे कितना जल्दी लोगों से रिश्ता बनाया जाए अपने सेल्फिशनेस के लिए। एंड इनका था कीप ऑन आस्किंग फॉर हेल्प। इनको हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, बट जिसको मांगने की आदत होती है ना, अननेसेसरी भरना है, घर को भीड़ लगानी है, सब कुछ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी इनके पास में। तो और लोगों के सामने ड्रामा करना कि इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये एविडेंस भी मेरे सामने प्रस्तुत हो जाते थे इन्हीं के सामने, वो डिवाइन ही करते थे। तो फिर इनका मुंह छुपाए फिरती थी फिर ये। लेकिन जिस हिसाब की ये सेल्फिश थी, उसी हिसाब से कि इनकी डॉटर थी जो मुझसे काफ़ी छोटी थी, वो भी एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो आंटी जी का ये था, आंटी खुद से बात करना शुरू करती हैं, फिर अपने घर बुलाना या मेरे घर आ जाना, ओहो तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, हमारे अपने बच्चों में तुम्हारे में कोई फ़र्क थोड़ी ना है। तो ये जो डायलॉग्स होते हैं ना, जो मैंने देखा सेल्फिश लोगों से आपको अफरेंटली सुनने को मिलते हैं कि आप तो मेरे बच्चे जैसे हो, आप तो मेरी बेटी जैसे हो। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आज शेयर कर रही हूँ, क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ऐसा एक मेरे पास ईमेल आया था जिसमें एक फीमेल है जो ये कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना घर से बाहर जाकर रहना शुरू कर दूँ। मेरी कोई फ्रेंड है जो जहाँ पर रहती है, और आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मुझे सुन रही हैं, जो रियल डीएफ्स भी हैं, जो डीएफ नहीं है वो भी सुन रही हैं, भले ही वो कंफ्यूज्ड हैं, कोई बात नहीं। तो अगर आप मेरी स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर इतना बड़ा डिसीजन लेते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान रखना, क्या आप एक्चुअली में इंसान का चेहरा पढ़ पाते हो, इन एंड आउट चीज़ें आपको पता होती हैं, क्या आप लोगों के शब्दों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो। मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी किसी फीमेल को जो कहती हो कि हाँ भाई कोई बड़ा इंसान है जो आपकी फादर का एज का है, ग्रैंड फादर की एज का है, आपसे प्यार से बातें कर रहा हो, बेटी करके बातें कर रहा हो, और आप उसको उसी तरह से भरोसा ना कर लो। मैंने तो नहीं देखा है, हमारे घर में भी फीमेल्स हैं। तो मैं वहाँ पर फिर स्ट्रिक्टनेस अप्लाई करती हूँ। जैसे हमारे फैमिली में कुछ फीमेल कजन्स हैं, छोटे हैं हमसे, काफ़ी छोटे हैं। तो अगर कोई बाहर से आया है या फिर हमारी ही प्रॉपर्टी है जहाँ पर कोई रह रहा है, जो नेबरहुड में है या फिर रेंट पर रह रहा है, तो कभी जैसे उनका घर में आना जाना है, तो मेरा कभी आना जाना हो और मुझे पता होता है चेहरों का, तो मैं वहाँ पे फिर गुस्सा हो जाती हूँ। तो फिर मैं उन लेडीज़ को सुनाना पड़ता है मुझे, मैंने ये कोई तरीका होता है, मैंने ये बाउंड्रीज कौन लगाएगा। तो अब मुझे पता है ना कि वो तो चलो छोटी लड़की है, वो नहीं देख पाती है कि क्या उसकी गंदी नीयत है, और लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना, तो मुझे वहाँ पे फिर बोलना पड़ता है। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि कल को अगर आप सोचते हो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, तो क्या आप इसमें समर्थ हो, आपको पता होता है लोगों के नीयत का, एक्चुअल में नीयत का, क्या आप लोगों के शब्द से, लोगों के जो टाइटल होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो, उस चीज़ को आप रिकग्नाइज कर पाते हो। और जैसे कई बार कुछ और भी फीमेल्स का मैंने सुना था, चाहे वो कमेंट के थ्रू था, चाहे ईमेल है, या फिर सेशन में, कि हम अकेले रहने में इंटरेस्टेड हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ कि जैसे कि जब से मैं जॉब कर रही हूँ, तो जब मैं घर पर रहती थी फैमिली के साथ में, तब भी मैंने देखा था कि जो ये फीमेल्स हैं, चाहे सेम सिटी से हैं, बाहर से, अगर ये अकेले रह रही है ना, तो इनके घर पे लड़कों का आना जाना तुरंत शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम है ना, आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, ओनर्स ने भी अलाउ करा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, फिर वहाँ पर इश्यूज होते हैं, ये बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बहुत जल्दी, और इनके सारे गलत काम शुरू हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े, फिर कई बार कभी मर्डर हुआ है, तो कभी सुसाइड हुआ है, कभी लड़की ने सुसाइड करा है, कभी उसको मार दिया गया है। ये हुआ क्यों? आपने तो बाउंड्रीज क्रॉस करी है ना, आपने मर्यादा रखी नहीं, आपने बाउंड्रीज क्रॉस करी है। आप जब अकेले रहते हो, आप फीमेल हो, तो आपकी लाइफ में बाउंड्रीज का होना ज़रूरी होता है। और यही चीज़ ना मैं फिर बहुत टाइम तक देखती हूँ, जितना टाइम तक मैंने जॉब करी है, कि हमेशा ही बड़ी एमएनसीज हैं, तो बाहर से लोग आकर जॉब कर रहे होते हैं। तो जितनी भी लड़कियों को मैंने देखा है कि बाहर से आकर रह रही है ना, इनके घर पे लड़कों का आना जाना ज़रूर होता है। क्यों? भैया पार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं। उसके बाद फिर इनकी लड़ाई झगड़े, फिर और बड़े सारे थ्रेट्स एंड इश्यूज़। तो ये गलती हुई कहाँ से? आपने शुरू करा ना, आपने अलाउ ही क्यों करा किसी को घर पे आने के लिए? और गलत इंसान किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो सबसे पहले आपसे प्यार से ही पेश आता है। डायरेक्टली कोई आपसे अपना आपको अपना चेहरा नहीं दिखाता है। तो जितने मैंने अंकल आंटी देखे बड़ी एज में थे, उनका था जो गलत थे, जो सेल्फिश थे, आप तो मेरी बेटी जैसे हो, और मेरा खून ही जलता था। बट मेरे तो लर्निंग टाइम था, यही तो एविडेंसेस चाहिए थे ना कि जो डिवाइन ने बोला है वो रियलिटी है। और अभी जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पे रह रही थी ना लास्ट ईयर, तो वहाँ पर मैं 30s में हूँ, तो ये लड़की भी 30s में ही थी, एंड 29 या 30s में ही थी एग्जैक्टली। और इसको शादी करनी थी, इसकी मतलब आई थिंक शादी जो रिलेशनशिप था एक पहले टूट गया था। तो ये यहाँ पर लिव इन में रह रही थी, और ये गवर्नमेंट जॉब में थी। तो अभी ये अपफ्रंटली मुझसे जब बातें करना शुरू करती है, तो ये बताने लगती है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ये लिव इन में रहती है, यहाँ की कैसी औरतें हैं, अगर ये शॉर्ट्स में देख लें तो इनके बोलने लगती हैं, और छोटी मेंटालिटी के लोग,
और अगर लड़का घर पे आ रहा है तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगती हैं। मतलब वो मुझे जस्टिफिकेशन दे रही थी कि लिव इन में रहना इज़ ओके। मेरे लिए इट इज़ नॉट ओके, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। आप इतने ही समझदार होते तो आप ज़िंदगी में रो थोड़े ना रहे होते। तो वो लड़की एक्चुअली में ये थी कि उसको हर टाइम गॉसिप करनी है, एंड अगेन टॉक्सिक बंदी ही थी, कोई अच्छी बंदी नहीं थी। ये था कि चलो बात करनी शुरू हुई है मेरे लेसन से, तो इसलिए मैंने अलाउ करा कि हाँ भैया लेट्स ऑब्जर्व। तो अब ये उस लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रही थी। तो बात अगर किसी इंसान को पहचानने की है तो उसके लिए आपको रिश्ते में आने की तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और घर पे बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली किसी इंसान से बात करते हो, कुछ टाइम तक बातें करते हो, बाहर मिल लेते हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उस उतना टाइम बहुत होता है कि इंसान की असलियत को पहचानने का। 6 महीने साल भर बहुत होता है। अगर आप एक्चुअली में ऑब्जर्व कर रहे हो तो इंसान एक्टिंग करता है, बहुत करता है, बट अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिंग कहाँ पे किस किस लेवल पे चल रही है। तो मैंने ना कॉर्पोरेट में ये चीज़ बहुत देखी है, जब लड़कियां बाहर आकर रहती हैं तो इनके घर पे मेल फ्रेंड्स का आना जाना बहुत होता है, और मैंने नहीं देखा कि एक भी बंदा या बंदी बोलता है किसी घर में इश्यूज नहीं हो रहे हैं, जितने भी लिव इन में रहते हैं। तो अब क्या है कि या अब कई तो ऐसे हैं कि जो भाई लिव इन में है तो उनका सब कुछ शुरू हो गया है, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे फिर ब्रेकअप कर लेंगे, ये भी तमाशा है। तो ये बाउंड्री आपने नहीं रखी है ना अपनी लाइफ में, आपने ब्रेक करी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने की कोशिश करूँ कि जब मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था तो मैं बहुत सारी बाउंड्री सेट करके चलती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से रही, बहुत सुखी से, बहुत खुशी से रहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बाउंड्रीज बहुत सारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर चीज़ अपने दम पे करना, किसी से कोई हेल्प नहीं लेना। हेल्प नहीं लेने के पीछे भी मेरे पास एक रीज़न था। मुझे कल को ये ना कह सके कोई कि आपने मेरे लिए कुछ करा है, उसके पीछे और भी बड़े बड़े रीज़न थे जो शायद मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। और जब गलत लोगों को आपको ट्रैप करना होता है ना, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, तो सबसे पहले आपसे प्यार से पेश आता है, अपनापन का ढोंग करता है। आंटियों में भी मैंने खूब देखा है, जो चाहे इनके जितने मर्जी सेल्फिश रीजंस होते थे, तो यहाँ तो कुछ भी काम नहीं करता, बट बाकी लोगों के साथ में ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर कल को आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के लेना, आगे की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेना। मैं कभी भी गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप कितने स्ट्रांग हो, कितना इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, कितने अपने डिसीजन आपने आज तक अपने लिए लिए हैं। जनरली क्या होता है, इंसान अगर घर में इसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है ना, और जो इमोशनली मेंटली कमज़ोर होता है, तो वो उस सपोर्ट को ना बड़ा जल्दी बाहर जब देखता है तो उस पर भरोसा कर लेता है। और यहीं से शुरू होते हैं फिर आपके कार्मिक लेसन, कि आप हर्ट हो गए, बिट्रेयल होगा, हो सकता है कोई गलत काम हो जाए, गलत चीज़ें हो जाएं, तो आप क्या होगा, डीप डार्क पेन में तो जाओगे ही जाओगे, प्लस में और आपने बड़े बड़े कार्मिक लेसन्स को क्रिएट कर लिया। उसके बाद जब वही लेसन रिपीट होगा तो क्या आप एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हो कि पिछले आपके साथ में जो भी हुआ था इवेंट, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी, किस किस तरीके से वो चीज़ें शुरू हुई थी। और जनरली मैंने नहीं देखा आज तक कि कभी भी कोई इंसान डायरेक्टली आपसे बता दे अपना चेहरा, हमेशा छल से ही शुरुआत होती है। तो आज का वीडियो उन फीमेल्स के लिए है, चाहे ये डीएफ है चाहे नॉर्मल फीमेल है, जिनका ये प्लान है कि भाई वो अकेले रहेंगे, चाहे जॉब की वजह से या फिर वैसे जाकर रहेंगे। तो सबसे पहले तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आप अकेले रहोगे, रीज़न क्या है अकेले रहने का, आपको शादी नहीं करनी है या फिर अकेले ही रह के जॉब करना है, अकेले ही रहना है, ठीक है, आपने डिसाइड किया, कल को आप चले भी जाते हो तो इस बात के लिए भी आपको रेडी रहना होगा कि अगर आपने आज अपने घर में अपने लोगों के साथ में डील करना नहीं सीखा है ना, कार्मिक लोगों के साथ में, तो वो चीज़ें बाहर रिपीट होंगी। और वो अगेन घर में तो भले ही लोग आपके साथ ब्लंट रहे, बदतमीज रहे, टॉक्सिक रहे, डायरेक्टली रहे, क्योंकि उनको पता होता है कि, क्योंकि घर के लोगों को ना पता होता है कि भाई आपका उनसे कोई रिश्ता है और आपने बहुत टाइम तक इन चीज़ों को टॉलरेट करा है, तो उनका कंट्रोल है आपके ऊपर, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनको पता होता है वो कंट्रोल आपके ऊपर बनाना पड़ेगा, और वो बनाने का सबसे आसान तरीका होता है आपसे इमोशनली इन्वॉल्व होना, आपको फेक सिंपैथी शो करना, आपके कुछ कभी आप सैड हो तो वहाँ पर आपके साथ अवेलेबल हो जाना, जिससे वो आपका भरोसा जीत सकें। तो ये इवेंट्स ज़रूर रिपीट होंगे। तो कभी आप बाहर जाके रहने का डिसाइड करते हो, चाहे विद इन इंडिया, बाहर, तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहना कि ये चीज़ें होंगी। तो मेक श्योर यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। अब एक ना रिपीटेड केस देखा है मैंने, जो जहाँ पर क्या होता है, फीमेल है जिसको, चाहे वो अकेली रह रही है या फिर फैमिली के साथ रह रही है, किसी लड़के ने उसे लव रिलेशनशिप का ऑफर किया एंड वो तुरंत रेडी हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, तुरंत तो आप जंप कर गए रिलेशनशिप में, एंड थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि लड़का टॉक्सिक है। अब जब तक वो टॉक्सिसिटी का पता चलता है तो आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके होते हो। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इमीडिएटली फिजिकल रिलेशनशिप में भी आ जाती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब जब आप सोचोगे उस लड़के से डिस्कनेक्ट करने का, तो कई फीमेल्स ऐसी हैं तो जिनको देखा है कि भाई वो घर पे उनका आना जाना होता है उन लड़कों का ना, जो अकेले रह रही हैं,
तो अब जिसको आपने अलाउ करा है अपने घर पे आने के लिए, अब अचानक से आपको उससे ब्रेकअप करना है या फिर आप उसे मना करोगे, तो अगर वो नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, जो ढीठ है, तो वो तो तमाशा करेगा, वो और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ें तो आपको पहले सोचनी पड़ती है ना, पहले ऑब्जर्व करो। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक इंसान की जो असलियत होती है वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो 10 साल की जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये जो आंटियों की वजह से मैं बहुत परेशान होती थी ना, और ये जो फीमेल लड़कियां होती थी, जो नेबर्स की आंटियों की डॉटर्स होती थी, अपने घर लेके जाना, वीकेंड मेरा ख़राब कर देना, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता था। तो मैं बाद में जब 2019 आता है ना, जब मुझे कार्मिक ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट करना था, तो मैंने बड़ी मिन्नतें करी थी डिवाइन से कि मुझे ना कोई पड़ोसी नहीं चाहिए मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इसलिए भी मैंने टॉप फ्लोर पर ऐसा घर लिया था जो एकदम सेपरेट था, कोई दूसरा रूम नहीं था, कोई दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं था। तो फिर वहाँ पर वो कार्मिक ट्विन फ्लेम जो इमीडिएट जिसकी मैं नेबर बन जाती हूँ, बट सेम एरिया में मेरे इमीडिएट रिलेटिव भी थे, जो बहुत क्लोज रिलेटिव नहीं थे, दूर के थे, लेकिन मैं 2.5 साल वहाँ पे रह के आई हूँ और उनको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक तो सब नॉर्मल था, घर के अंदर रही मैं, लेकिन उसके बाद में फिर कोविड आ जाता है, तो ये भी एक तरह से बेनिफिट होता है। और लोगों को ना बड़ी आदत होती है आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने की, ये जो आपके नेबर्स भी होते हैं ना कभी, और जैसा क्या होता है, जो चीज़ ऑब्जर्व करिए कि ट्विन फ्लेम होने की वजह से ना लोग आपकी तरफ ज़्यादा एंटर करने की कोशिश करते हैं कि आपसे बातें करनी है, आपकी लाइफ में घुसना है, आपकी एनर्जीज को रिसीव करना है, और कोई बात नहीं है। तो मुझे तो ये चीज़ें पता थी, तो इतने सालों में इनिशियल डेज में मैं इस चीज़ को सीख चुकी थी कि नहीं, मुझे मेरे घर में तो भाई मुझे ये नेबरहुड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इससे किस तरह से मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो मैं सीख चुकी थी। तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो यही गलतियाँ थी कि नहीं, ये जो आंटी वंटी से मैंने बातें बातें कर लिया ना, इन्होंने बुलाया और एक आध बार बातें की, तो यहाँ पे लेसन यही था कि आपने देखा, नमस्ते कर ली, बहुत है, सॉरी मैं बिजी हूँ। अगर मैंने शुरू में बहाना मार दिया था ना कि मैं बिजी हूँ, मैं बहाने मारती थी, फिर भी ये मेरे घर पर आ जाती थी, बट देन बाद में फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मैं अपना एरिया चेंज करती हूँ। मैंने कहा मुझे कोई नेबरहुड रखना ही नहीं है। तो इस पे गुस्सा इसलिए भी आता था कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं बचता था। क्यों? मुझे 8 से 10 घंटे अपने लिए चाहिए होते हैं, जब मैं जॉब करती थी तब भी, कि इतना टाइम मुझे मेरे साथ चाहिए होता है, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, और मुझे अकेले रहना बहुत सुकून आता है। तो अब ध्यान रखना इन चीज़ों का, तो मैं क्यों शेयर करूं कि भाई कल को अगर आप कोई ऐसे फीमेल हो जो इस चीज़ से मे भी परेशान हो, चाहे जो भी इशू चल रहा है आपके घर में, आपकी फैमिली में टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे शादी का मैटर है या नहीं है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन पता है क्या है? अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन को सरेंडर करने से क्या होता है, आपको डिवाइन रास्ता दिखाते हैं। अल्टीमेटली देखो, डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। आप सोचो ना कि आप खुद से कुछ नहीं बोलोगे, खुद से स्टैंड नहीं लोगे, या कोई अच्छे एक्शंस नहीं लोगे, स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लोगे, तो उसमें डिवाइन कुछ करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो चाइल्डहुड में जब मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में आती हूँ, जब ये ईविल लेडीज़ होती थी मेरे घर में ना, और जो रिलेटिव्स हैं, तो जब ये परेशान करती थी, कई बार गलत शब्द बोलती थी, तो डिवाइन मुझे डांटते थे, बोलते थे रिप्लाई बैक करो इसे। अब आप यहीं से समझ लो कि डिवाइन ने मुझे किस तरह से प्रिपेयर करा है कि बोलो, तुम्हें मैंने आवाज़ दी है, शब्द दिए हैं, पावर दिए हैं, बोला करो। तो ये चीज़ें मुझे सिखाई जाती हैं। तो अब मुझे होता था कि यार ये मुझसे बहुत बड़ी है, एज में बहुत बड़ी है, 40 साल की, 50 साल की है, और ढीठ है, बदतमीज़ औरत है, लेकिन अगर मैंने इस पर कंट्रोल लगाना नहीं सीखा होता तो क्या वो आवाज़ आज भी बंद होती? नहीं बंद होती। आज वो औरतें 60 साल की हैं, और आज भी जो घर में जो कुछ अच्छी फीमेल्स हैं ना, जो मैरिड है, उनके ऊपर वो बहुत अत्याचार करती हैं। मैस्कुलिन्स नहीं करते, ये औरतें इतना अत्याचार करती हैं कि वो कैसे तो जी रही हैं। तो ये जो बार बार डिवाइन का रिमाइंडर होता था ना, जैसे कई बार मैं स्किप करती थी कि नहीं रहने देते, छोड़ देते हैं, सुन लिया मैंने, मैं छोटी हूँ, तो डिवाइन मुझे फिर इसमें बार बार रिमाइंड करते थे कि नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज कैसे होगा। तो जिस हिसाब की सिचुएशन थी, तो ये मुझे जब से मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में हूँ, और वहीं से मैंने बोलना सीखा है, और जो बाकी इवेंट्स मेरी लाइफ में हो जाते हैं, तो ये कंट्रोल मुझे लगाना पड़ता है। बहुत टॉक्सिक विमेंस थी, और आज भी ग्रुप में इकट्ठी हो जाए तो इनके मुंह बंद थोड़ी होते हैं, लेकिन ये कि मेरे सामने अब किसी का मुंह नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि मुझे सबके कर्मकांड पता होते हैं। तो आप ग्रुप में बैठे हो तो गड़बड़ हो जाएगी फिर ना, अगर आपने गंदा मुंह खोला, टॉन्टिंग करी, तो सबको पता रहता है। तो मैंने तो इन चीज़ों को चाइल्डहुड से प्रैक्टिस करा है, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी कि मैं कभी भी गलत नहीं होती थी, मुझे याद ही नहीं मैं कभी गलत रही हूँ। तो वहाँ पर जैसे इनकी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, अग्री नहीं करना, तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि भाई इंसल्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, झूठे शब्द, कुछ भी झूठ बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, एक इंसान के ना माइंड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और मैं तो छोटी बच्ची थी ना उस टाइम पे, तो अब कितना लड़ोगे ना इन लोगों से। तो बट मुझे था नहीं, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है ना ये क्यों करा जा रहा है।
क्यों? क्योंकि मैं गलत के आगे नहीं झुकती हूँ। तो इनको ये कि इसे मेंटली डिस्टर्ब किया जाए, मेंटली हर्ट करा जाए, इमोशनली हर्ट करा जाए, दूसरों के सामने आप इसकी इंसल्ट करोगे तो इसे फ़र्क पड़ेगा। तो ये वही टाइम है जहाँ से मैंने खुद को सिखा लिया था कि गलत इंसान के शब्दों का मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद में फिर मैं एक नई सिचुएशन में मुझे डिवाइन एंटर कराते हैं कि कल को अगर कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आता है जिसे एक गलत इंसान मैनिपुलेट करता है आपके अगेंस्ट में, और वो इंसान आपके बारे में गलत सोचने लगता है, तब आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी मेरी लाइफ की जहाँ पर मैंने लाइफ को एंड करने की कोशिश करी थी। फिर जब मैं होश आता है मुझे, तब मैं बैक टू इस डिसीजन को लेती हूँ कि नहीं, आज के बाद इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप किसी गलत इंसान के मैनिपुलेट करने पे मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हैं, तो आप शौक से सोचिए, मेरी ज़िंदगी में आपका एक्सेस नहीं हो सकता है। तो फिर वहाँ से मुझ पर से ये चीज़ें एकदम कंट्रोल हट जाता है कि इंसान के शब्दों का मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। लोगों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनके बारे में कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही डिसीजन होता है कि आपका एक्सेस मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप एक इमेच्योर ड्रामेटिक इंसान हैं। कल को आपका किसी इंसान से रिश्ता है, एग्जाम्पल कि आप एक मैरिड मैस्कुलिन है, और आपको घर की कोई फीमेल है जो दुष्ट है, ईविल है, आपको आपकी वाइफ के अगेंस्ट में मैनिपुलेट करती है, भड़काती है, तो आप इतने इमेच्योर हैं कि भाई आप तो भरोसा कर लेंगे, फिर आप तांडव करेंगे अपनी वाइफ की ज़िंदगी में। तो मुझे कि ड्रामेटिक लोग नहीं चलेंगे मुझे ना, फिर आप जो मर्जी हो। तो मैं इसलिए भी बड़ा नीट एंड क्लीन अपनी लाइफ को रखती हूँ कि ड्रामे की जगह नहीं है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लेसन्स मैंने सीखे हैं जब से मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में हूँ। बैक टू बैक मेरी लाइफ में कार्मिक लेसन्स होते थे, तब जाकर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। लेकिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे झुका नहीं सकते हो। ये जो ईविल लेडीज़ होती थी, ये बहुत दुखी करती थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, कि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो वो कब का मर गया होता। बट ठीक है, कोई बात नहीं। आप अब ये भी पता था मुझे कि आपका पाला मुझसे पड़ा है, तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। तो मैंने सबको उनका कर्मफल भुगतते देखा है। और एक अच्छी बात ये भी है कि जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक आप उन कर्मों का भुगतान करते रहेंगे, उससे पीछा आपका नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे मैस किया था। तो ये भी मेरी लाइफ की एक एनर्जी है। तो आई डेफिनेटली एन्जॉय दैट एनर्जी, आई फील ब्लेस्ड फॉर दैट थिंग। लेकिन डिवाइन का कहना होता था कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। ये पावर हमने तुम्हें दी है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर किसी को ये लगता है भाई कि सिर्फ मेडिटेशन कर लिया, सिर्फ एनर्जी वर्क कर लिया और ये कार्मिक लोगों से आपका पीछा छूट जाएगा, तो आप स्टिल गलत फहम में जी रहे हो। मैंने आपको शुरू से क्लियर करा है, जो आपकी जर्नी है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी है और जितना भी आप इनर वर्क करते हो, वो आपके कार्मिक लेसन्स को लर्न करना होता है, प्लस में आपको एनर्जी वर्क करना होता है। कार्मिक लेसन्स का मतलब क्या है? गलत लोगों की जो पावर आपके ऊपर होती है उसको वापस ले लेना। अब ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में लड़ना है, बट कई बार ढीठ लोग होते हैं, उनको अलग अलग भाषाएं समझ में आती हैं, तो जो भाषा उन्हें समझ में आती है उस भाषा में आपको समझाना होता है। तो मेन आज का वीडियो यही है कि भाई अगर कोई मेरी स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर इतना बड़ा डिसीजन लेने की सोचता है, तो रेडी रहना कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। आपको लोग मिलेंगे मुखौटा पहने जो इसी तरह से आपको बड़े प्यार से बात करेंगे। और ये इसमें यंग फीमेल्स भी आती हैं, माइंडेड, जितनी यंग फीमेल आपकी एज की होंगी, जो आपसे बड़ी हैं एज में। और मैंने तो छोटी लड़कियां भी बहुत दुष्ट देखी हैं, बहुत चालाक देखी हैं, और गलत कामों में भी इन्वॉल्व देखी हैं। अभी कुछ भी गलत करके ऐसे पलट जाएंगी जैसे, और फिर पता है क्या होता है, फिर कौन सा खेल होता है, अरे ये तो छोटे बच्चे हैं। तो मैंने इविल जो लोग देखे हैं ना, वो हर एज में देखे हुए हैं, मतलब 7-8 साल की एज से देखे हुए हैं। तो बी केयरफुल, आप अनकॉन्शियस लाइफ को नहीं जी सकते हैं। तो इंसान अगर कॉन्शियस लाइफ जीना शुरू कर दे, उसकी लाइफ में बाउंड्रीज हो, और फीमेल्स की लाइफ में बाउंड्रीज ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेंस। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की लाइफ चैलेंजिंग होती है, उनकी लाइफ में लड़कों के कंपैरिजन में चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो ये आपको समझना होगा। अगर आपने घर में ही गलत दुष्ट लोगों से डील करना नहीं सीखा है, तो मैंने तो चाइल्डहुड में सीख लिया था। मैंने कहा नहीं, गलत इंसान की कोई जगह नहीं लाइफ में, आपके आगे मैं कभी नहीं झुकूंगी, फिर आप एज में मुझसे कितने ही बड़े हो, कितने ही छोटे क्यों ना हो। गलत का मतलब गलत होता है। तो जिद्दी क्या होता है, जो जिद्दीपना होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं अपने तरीके से काम करूँगी। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कौन सी सिचुएशन में किस तरह के इंसान से किस तरह से डील करना है। ऐसे ही इन्फ्लुएंस होके और जोश में आप इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर ले रहे हो तो आगे क्या होगा, आगे किस तरह से आप मैनेज करोगे, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे।
तो और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहाँ पर आप कंप्लीटली मेंटली इमोशनली ब्रेक हो जाओगे, और वो ऐसा लम्हा होता है जहाँ पर गलत लोग आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आपसे खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आप फीमेल हो तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि मेरा मैसेज क्लियर हो, जो भी मैंने मैसेज इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करी है। जिन फीमेल्स को लगता है कि घर से बाहर जाकर अकेले रहना बहुत आसान है, नहीं, आसान ना था, ना है, ना कभी होगा। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके फाइनेंसेस और आपकी लाइफ में आपकी बाउंड्रीज का होना। अननेसेसरी लोगों को अलाउ नहीं करना, और अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।